पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सूरज नाम का एक गरीब ग्वाला रहता था। वह रोज सुबह अपनी गायों को जंगल में चराने ले जाता और शाम को दूध बेचकर अपना गुजारा करता। सूरज ईमानदार, मेहनती और नेक दिल था, लेकिन उसकी गरीबी कभी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। उसी राज्य की राजकुमारी दिव्यांगी अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी। राजमहल में रहते हुए भी उसे बंधनों में बंधा हुआ महसूस होता था। एक दिन राजकुमारी महल से बाहर घूमने निकली और जंगल की ओर बढ़ चली। वहां उसकी मुलाकात सूरज से हुई। पहली ही नजर में राजकुमारी को उसकी सादगी और नेक दिली भा गई। वह अक्सर बहाने से जंगल में आती और सूरज से बातें करती। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती गहरी होती गई, और कब यह दोस्ती प्रेम में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन यह प्रेम इतना आसान नहीं था। जब राजा को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने क्रोधित होकर सूरज को बंदी बनाने का आदेश दिया। सूरज को कालकोठरी में डाल दिया गया और राजकुमारी को महल में कड़ी निगरानी में रखा गया। परंतु राजकुमारी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपने सेवकों की मदद से सूरज को कालकोठरी से आजाद कराने की योजना बनाई। एक अंधेरी रात, जब सारा महल सो रहा था, राजकुमारी अपने गहने और बहुमूल्य वस्त्रों को बेचकर खरीदे हुए घोड़े पर सवार होकर सूरज को छुड़ाने निकली। लेकिन जैसे ही दोनों भागने लगे, उन्हें राजा के सैनिकों ने घेर लिया। सूरज को वापस जेल में डाल दिया गया और इस बार उसकी सजा मौत तय कर दी गई। राजकुमारी निराश नहीं हुई। उसने अपने पिता से वचन लिया कि यदि वह सूरज के कुल और जन्म का रहस्य खोल दे, तो उसे माफ कर दिया जाएगा। जब राजा ने गहराई से पड़ताल करवाई, तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। सूरज कोई साधारण ग्वाला नहीं था, बल्कि उसी राज्य के एक महान योद्धा का खोया हुआ पुत्र था, जिसे बचपन में दुश्मनों ने अगवा कर लिया था और जंगल में छोड़ दिया था। यह सुनकर राजा हतप्रभ रह गए। सूरज का असली परिचय जानने के बाद उन्होंने न केवल उसे माफ कर दिया, बल्कि राजकुमारी से विवाह करने की भी अनुमति दे दी। इस प्रकार एक गरीब ग्वाला, जो असल में राजवंश का उत्तराधिकारी था, अपनी सच्चाई से परिचित हुआ और राजकुमारी के साथ उसका मिलन हुआ। लेकिन क्या यह सच में कहानी का अंत था? क्योंकि जब सूरज महल में रहने लगा, तो उसे अपने अतीत की कुछ कड़वी यादें भी सताने लगीं। क्या वह वाकई राजकुमार था, या यह किसी की कोई गहरी चाल थी? शायद असली रहस्य अब भी खुलना बाकी था। सूरज को महल में लाकर उसका राजसी ठाट-बाट से स्वागत किया गया। उसे राजकुमार की तरह पहनावा दिया गया, तलवारबाजी और प्रशासन की शिक्षा दी जाने लगी। लेकिन सूरज के मन में एक अजीब सा असमंजस था। उसे अपने ग्वाले के जीवन से प्यार था, सादगी, आजादी और मेहनत। महल में सोने चांदी से सजे हुए कमरे, सैकड़ों सेवक, नफासत से सजी हुई थाली में परोसा भोजन, यह सब उसे असहज महसूस कराता था। राजकुमारी दिव्यांगी अब खुश थी, क्योंकि उसने अपने प्रेम को प्राप्त कर लिया था। लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि सूरज अब पहले जैसा नहीं रहा। वह गुमसुम रहने लगा, अपनी पहचान को लेकर उलझन में था। क्या वह सच में इस राजसी जीवन का हिस्सा था? क्या वह सच में राजा का खोया हुआ बेटा था? राजा ने उसे विश्वास दिलाने के लिए कुछ पुराने सैनिकों को बुलवाया, जिन्होंने बताया कि सूरज की शक्ल उनके दिवंगत सेनापति से मिलती है। लेकिन सूरज को यह कहानी अधूरी लग रही थी। एक दिन उसने महल की पुरानी किताबों में अपने पिता की खोज शुरू की। अचानक उसे एक ऐसी दस्तावेज मिली जिसमें लिखा था कि राजा का सेनापति कभी भी युद्ध में नहीं मारा गया था, बल्कि उसे धोखे से किसी ने कैद कर लिया था। अब सूरज को समझ आ चुका था कि यह सारा खेल किसी और का रचा हुआ था। क्या यह महल के किसी मंत्री की साजिश थी? क्या राजा को भी इसकी सच्चाई पता थी, या फिर राजकुमारी भी इस रहस्य से अनजान थी? एक रात सूरज ने चुपचाप महल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह गुप्त मार्ग से बाहर निकलने लगा, एक छाया उसके पीछे आई। वह राजकुमारी दिव्यांगी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। अगर तुम सच जानना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी,
उसने कहा। राजकुमारी भी इस रहस्य से अनजान थी। एक रात सूरज ने चुपचाप महल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह गुप्त मार्ग से बाहर निकलने लगा, एक छाया उसके पीछे आई। वह राजकुमारी दिव्यांगी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। अगर तुम सच जानना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, उसने कहा। अब दोनों निकल पड़े उस सच्चाई की तलाश में जो शायद पूरे राज्य को हिला सकती थी। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह सफर उन्हें एक ऐसे भयानक सच के करीब ले जाएगा, जिसे जानकर उनका प्रेम, उनकी पहचान और पूरा राज्य तक खतरे में पड़ सकता था। सूरज और राजकुमारी दिव्यांगी रात के अंधेरे में महल से निकल पड़े। वे गुप्त रूप से जंगलों और पहाड़ियों को पार करते हुए उस पुराने किले की ओर बढ़े, जहां राजा के सेनापति के गायब होने का आखिरी सुराग मिला था। जैसे जैसे वे किले के करीब पहुंचे, माहौल और भी रहस्यमय होता गया। हर तरफ वीरानगी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई उन पर नजर रख रहा हो। किले के अंदर घुसते ही उन्हें जगह जगह धूल से भरे शस्त्र, टूटी हुई दीवारें और जंग लगे दरवाजे दिखे। पर अचानक एक सरसराहट सुनाई दी। सूरज ने तलवार खींच ली, लेकिन सामने जो व्यक्ति खड़ा था, उसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। वह एक वृद्ध आदमी था। उसकी आंखों में पहचान की झलक थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, राजकुमार सूरज, उस वृद्ध ने कांपती आवाज में कहा। राजकुमार? सूरज ने क्रोध से कहा। क्या तुम भी वही झूठ दोहराने आए हो? सच बताओ, आखिर मेरा अतीत क्या है? वृद्ध ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे सारी सच्चाई खोल दी। राजा का सेनापति कभी युद्ध में नहीं मरा था, बल्कि उसे महल के ही एक विश्वासघाती मंत्री ने कैद करवा दिया था। उस मंत्री ने राज्य की सत्ता हथियाने के लिए राजा को यह विश्वास दिलाया कि सेनापति शत्रुओं से मिल गया था। उसे मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वफादार सैनिकों ने किसी तरह उसे बचा लिया और इस गुप्त किले में छुपा दिया। सूरज का मन बेचैन हो उठा। लेकिन मेरा इससे क्या संबंध? वृद्ध ने कांपते हाथों से सूरज के चेहरे को छुआ और फूट फूट कर रो पड़ा। क्योंकि तुम वही सेनापति के पुत्र हो, असली राजकुमार नहीं। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो सच वह खोजने निकला था, वह उसकी अपनी ही पहचान को मिटाने वाला था। वह जिस व्यक्ति को अब तक अपना पिता समझ रहा था, वह असल में उसका पिता नहीं था। उसे ग्वाले के रूप में इसलिए पाला गया ताकि वह किसी को शक न हो कि सेनापति का पुत्र अब भी जिंदा है। राजकुमारी दिव्यांगी भी अवाक रह गई। तो असली राजकुमार कौन है? वृद्ध ने सिर झुका लिया। वही जिसे अब तक राजा समझकर गद्दी पर बैठाया गया है। अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। जो राजा राज्य पर शासन कर रहा था, वह असली उत्तराधिकारी नहीं था। एक भयावह साजिश के तहत उसे गद्दी पर बैठाया गया था और असली राजकुमार को उसकी असली पहचान से वंचित कर दिया गया था। अब सूरज के सामने दो रास्ते थे। या तो वह चुपचाप इस सच को स्वीकार कर ले और अपने पुराने जीवन में लौट जाए, या फिर इस झूठ को उजागर करे और पूरे राज्य को इस साजिश से अवगत कराए। लेकिन उसे नहीं पता था कि यदि उसने सच उजागर किया तो उसकी और राजकुमारी की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। तभी किले के बाहर घोड़ों की टाप सुनाई दी। सैनिकों ने किले को घेर लिया था। महल को यह खबर मिल चुकी थी कि सूरज और दिव्यांगी यहां आए हैं। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था। अब क्या करेंगे? दिव्यांगी ने धीरे से पूछा। सूरज ने एक गहरी सांस ली, तलवार को कसकर पकड़ा और कहा, अब सच्चाई के लिए लड़ाई होगी। सूरज की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अब तक एक साधारण ग्वाला समझा जाता था, लेकिन अब उसे अपनी असली विरासत का पता चल चुका था। वह उस साजिश का शिकार था जिसने न केवल उसके पिता से उनका हक छीना, बल्कि पूरे राज्य को एक झूठे राजा के अधीन कर दिया। अब सवाल यह था, क्या वह इस सच्चाई के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता था? सैनिकों की टापें करीब आती जा रही थीं। किले के बाहर मशालों की रोशनी चमकने लगी थी और एक गरजती हुई आवाज सुनाई दी। सूरज, हम जानते हैं कि तुम यहां हो।
महल के आदेशानुसार तुम्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का हुक्म दिया गया है। राजकुमारी दिव्यांगी घबरा गई, लेकिन सूरज शांत रहा। उसने वृद्ध से पूछा, क्या इस किले से कोई गुप्त रास्ता है? वृद्ध ने सिर हिलाया और उन्हें एक पत्थर की दीवार के पास ले गया। जैसे ही उसने एक छिपा हुआ लीवर खींचा, एक गुप्त मार्ग खुल गया। यह सुरंग तुम्हें जंगल के पार ले जाएगी, वृद्ध ने कहा। लेकिन याद रखना, अगर तुम सच सामने लाने में असफल रहे, तो यह राज्य हमेशा अंधकार में डूबा रहेगा। सूरज और दिव्यांगी ने बिना समय गंवाए सुरंग में प्रवेश किया। पीछे से सैनिकों ने किले का दरवाजा तोड़ दिया था। वे अंदर घुसे, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। सूरज और दिव्यांगी अब अंधेरी सुरंग के भीतर तेजी से भाग रहे थे। रास्ता संकरा और खतरनाक था, लेकिन उन्हें किसी भी कीमत पर बाहर निकलना था। कुछ घंटों बाद वे जंगल के उस छोर पर पहुंचे जहां से महल साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब अगली चुनौती थी, राजा तक कैसे पहुंचा जाए। महल में कड़ी सुरक्षा थी और अब वह खुद राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित किया जा चुका था। तभी दिव्यांगी को एक योजना सूझी। कल राजमहल में राज्य सभा लगने वाली है, उसने कहा। वहां सभी मंत्री और राजा उपस्थित होंगे। हमें वहीं जाकर इस सच को उजागर करना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। महल में सूरज का प्रवेश असंभव था। अगर उसे देखा जाता तो तुरंत पकड़ लिया जाता, लेकिन दिव्यांगी ने हिम्मत नहीं हारी। तुम मेरे साथ चलोगे, लेकिन एक सेवक के वेश में, उसने कहा। मैं तुम्हें सभा में लाऊंगी और जैसे ही सही समय आएगा, हम सबके सामने इस राज्य को खोल देंगे। तो सूरज सहमत हुआ, लेकिन उसे अभी भी संदेह था। क्या इतना बड़ा झूठ इतनी आसानी से बेनकाब हो पाएगा? अगले दिन महल की सभा शुरू हुई। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। मंत्रीगण अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे। दिव्यांगी अपने पीछे एक सेवक के वेश में सूरज को लेकर आई। किसी को कोई शक नहीं हुआ। जैसे ही सभा शुरू हुई, दिव्यांगी ने आगे बढ़कर कहा, मुझे आप सबसे कुछ महत्वपूर्ण कहना है। यह राज्य एक झूठ पर टिका हुआ है। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने गुस्से से पूछा, यह क्या बकवास है? दिव्यांगी ने बिना डरे कहा, सच्चाई यह है कि आप इस राज्य के असली उत्तराधिकारी नहीं हैं। असली राजकुमार कोई और है, और वह यहां मौजूद है। इतना कहते ही सूरज ने अपना वेश त्याग दिया और सिंहासन के सामने आकर खड़ा हो गया। पूरे दरबार में खलबली मच गई। राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। मंत्रियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। लेकिन तभी महल के सुरक्षा प्रमुख ने तलवार खींच ली और गरज कर कहा, इसे गिरफ्तार करो। सैनिक सूरज की ओर बढ़े, लेकिन तभी दरबार के द्वार जोर से खुले और एक भारी आवाज गूंजी, कोई सूरज को हाथ नहीं लगाएगा। सभी की नजरें दरवाजे की ओर मुड़ीं और जो वहां खड़ा था, उसे देखकर राजा की आंखें भय से फैल गईं। कौन था वह व्यक्ति? क्या सूरज की लड़ाई जीतने वाली थी, या यह किसी और खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रही थी? दरबार के दरवाजे पर जो व्यक्ति खड़ा था, उसे देखकर पूरे महल में सन्नाटा छा गया। वह एक बुजुर्ग मगर बेहद शक्तिशाली व्यक्तित्व वाला योद्धा था। उसकी आंखों में गहरा क्रोध था और उसकी पोशाक पर धूल और खून के निशान थे, मानो वह किसी लंबे सफर से लौटा हो। राजा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम असंभव। दरबार में बैठे बुजुर्ग मंत्रियों ने भी उसे पहचान लिया और चौंक कर खड़े हो गए। यह तो सेनापति अर्जुन है। हाँ, वही अर्जुन जिसे वर्षों पहले देशद्रोही घोषित कर दिया गया था और जिसकी मृत्यु की खबर फैला दी गई थी। लेकिन वह जिंदा था और आज वह दरबार में लौट आया था, अपनी सच्चाई के साथ। तो सूरज को अब सब समझ आ चुका था। यह वही आदमी था जिसके बारे में किले के वृद्ध ने बताया था। यह उसका असली पिता था। अर्जुन सिंह ने आगे बढ़कर सिंहासन की ओर देखा और गरज कर कहा, राजा बनने के लिए न जन्म जरूरी होता है, न ही खून। राजा बनने के लिए न्याय और सत्य की जरूरत होती है, और इस सिंहासन पर बैठा व्यक्ति न तो न्यायप्रिय है, न ही सच्चा।
राजा के चेहरे पर पसीना छलक आया। दरबार में मौजूद कई मंत्रियों और सैनिकों को भी अब सच्चाई पर संदेह होने लगा था। अर्जुन सिंह ने अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़ते हुए कहा, तुमने मेरे परिवार को मुझसे छीन लिया, मेरी पहचान मिटा दी और एक झूठ के सहारे इस गद्दी पर बैठ गए। लेकिन अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। राजा की आंखों में डर झलक रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए चिल्लाया, यह सब झूठ है, सैनिकों इन्हें पकड़ लो। लेकिन कुछ सैनिक पीछे हट गए। वे जान चुके थे कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण ग्वाला नहीं बल्कि राज्य के असली रक्षक का पुत्र था। तभी मंत्रीगणों में से एक बूढ़े मंत्री ने खड़े होकर कहा, अगर यह झूठ है तो हमें प्रमाण चाहिए। अगर सूरज ही असली उत्तराधिकारी है तो कोई न कोई प्रमाण जरूर होगा। अर्जुन सिंह ने जेब से एक पुराना राजपत्र निकाला। यह उस समय का आदेश था जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि राजा के छोटे भाई, जो वर्तमान राजा थे, ने षड्यंत्र करके असली उत्तराधिकारी को मारने की कोशिश की थी और सिंहासन हड़प लिया था। यह देखकर पूरी सभा में कोहराम मच गया। मंत्रियों ने राजा से जवाब मांगना शुरू कर दिया। सच्चाई सामने आ चुकी थी। राजा ने अपनी तलवार खींच ली और गुस्से में अर्जुन पर वार करने के लिए दौड़ा, लेकिन सूरज ने बीच में आकर अपनी तलवार से उसका वार रोक लिया। एक भयानक युद्ध दरबार के भीतर छिड़ गया। अंततः सूरज ने राजा की तलवार छीन ली और उसे धरती पर गिरा दिया। अब उसकी हार निश्चित थी। दिव्यांगी ने आगे बढ़कर घोषणा की, सत्य की जीत हुई है, सूरज ही असली उत्तराधिकारी है। महल के सैनिकों ने राजा को पकड़ लिया और दरबार ने सर्वसम्मति से सूरज को नया राजा घोषित कर दिया। अब सूरज के सामने एक नया सफर था। वह अब सिर्फ एक ग्वाला नहीं था, बल्कि पूरे राज्य का न्यायप्रिय शासक बनने जा रहा था। लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था, क्या वह इस राजसी जीवन को अपनाकर अपनी सादगी भरी जिंदगी भूल पाएगा? शायद यही उसकी अगली परीक्षा थी, और शायद असली कहानी अब शुरू हुई थी। सूरज को राजा घोषित कर दिया गया, लेकिन यह सिर्फ एक पद की प्राप्ति नहीं थी, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उसने अपने पिता अर्जुन सिंह के साथ मिलकर राज्य की भलाई के लिए नए नियम बनाए, अन्याय के शिकार लोगों को न्याय दिलाया और भ्रष्ट मंत्रियों को दंडित किया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, सूरज को महसूस हुआ कि राजा बनना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। महल की चकाचौंध, सिंहासन की गरिमा और पूरे राज्य की जिम्मेदारी उसे भारी लगने लगी। उसे ग्वाले के रूप में जंगल में बिताया अपना सरल जीवन याद आने लगा, जहां न कोई राजनीति थी, न छल, न षड्यंत्र। वह घोड़ों के साथ जंगल में दौड़ सकता था, खुले आसमान के नीचे चैन से सो सकता था, और सबसे जरूरी, वह किसी भी झूठ के बंधन में नहीं था। लेकिन अब हर दिन उसे राजनीतिक फैसले लेने पड़ते, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना पड़ता और उन मंत्रियों के साथ बैठना पड़ता जो कभी उसे ही खत्म करना चाहते थे। राजकुमारी दिव्यांगी ने उसकी परेशानी को भांप लिया। एक रात वह चुपचाप महल की छत पर सूरज के पास गई, जहां वह अकेले चांद की ओर देख रहा था। तुम खुश नहीं हो, है ना? दिव्यांगी ने धीरे से पूछा। सूरज ने गहरी सांस ली। मैंने कभी राजा बनने का सपना नहीं देखा था दिव्यांगी। मैं तो बस एक साधारण ग्वाला था, जिसकी दुनिया गायों, जंगलों और खुले आसमान तक सीमित थी। अब मैं एक ऐसे जीवन में फंस गया हूं जहां हर चीज पर नजर रखनी पड़ती है, जहां हर कोई दोस्त के रूप में दुश्मन हो सकता है। दिव्यांगी ने मुस्कुराकर कहा, पर तुमने यह भी तो खुद चुना था सूरज। तुमने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, अपने पिता को पाया, अपनी पहचान को स्वीकार किया। यह भी तो तुम्हारी नियति हो सकती है। सूरज ने धीरे से सिर हिलाया। शायद नियति को भी बदलना संभव है। क्या राजा बनने के बाद मेरे पास अपनी इच्छाओं का कोई हक नहीं? क्या मैं अपनी पुरानी दुनिया में वापस नहीं जा सकता? दिव्यांगी चुप रही। वह समझ रही थी कि सूरज महल के बंधनों में खुश नहीं है, लेकिन क्या वह सच में सब कुछ छोड़ सकता था? क्या एक बार राजा बन जाने के बाद वापस आम जीवन में लौटा जा सकता था? इसी उलझन में कुछ दिन बीते। फिर एक दिन सूरज ने महल में एक विशेष घोषणा की। राज्य को एक ऐसे राजा की जरूरत है जो सत्ता को दिल से अपनाए, न कि एक ऐसा व्यक्ति
जो खुद को इस सिंहासन के योग्य ही न समझे। इसलिए मैं इस गद्दी को छोड़ रहा हूँ और अपना पुराना जीवन अपनाने जा रहा हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक राजा जिसे इतनी मुश्किलों के बाद सिंहासन मिला हो, वह ये इसे खुद छोड़ देगा। लेकिन सूरज ने ठान लिया था। उसने अपने पिता अर्जुन सिंह को राज्य की देखरेख सौंप दी और खुद जंगल की ओर चल पड़ा। राजकुमारी दिव्यांगी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब सूरज महल से दूर जाने लगा तो अचानक उसके पीछे घोड़े की टापें सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। राजकुमारी दिव्यांगी घोड़े पर सवार थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सूरज ने हैरानी से पूछा। दिव्यांगी मुस्कुराई। राजकुमारी होने का मतलब यह नहीं कि मैं महल की चार दीवारी में बंद रहूं। अगर तुम अपने सपनों की तलाश में जा सकते हो, तो मैं क्यों नहीं? सूरज को एहसास हुआ कि प्यार किसी भी बंधन से ज्यादा मजबूत होता है। उसने घोड़े की लगाम खींची, दिव्यांगी की ओर देखा और मुस्कुराया। फिर दोनों ने अपनी राह पकड़ ली, किसी गद्दी, किसी सिंहासन और किसी नाम के बंधन से दूर, एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ आजादी थी, प्रेम था और खुला आसमान था। क्योंकि कभी-कभी असली राजाओं को किसी सिंहासन की जरूरत नहीं होती। सूरज और दिव्यांगी ने महल और उसके बंधनों को पीछे छोड़ दिया और अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ चले। लेकिन यह सफर उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। महल छोड़ने के बाद दोनों ने जंगल की ओर रुख किया, जहां सूरज पहले अपने ग्वाले के जीवन में खुश था। पर अब परिस्थितियां बदल चुकी थीं। वह अकेला नहीं था, बल्कि एक राजकुमारी भी उसके साथ थी, जो कभी महल की चकाचौंध और सुरक्षा में पली बढ़ी थी। शुरुआती दिनों में दिव्यांगी को इस नए जीवन की आदत डालने में दिक्कत हुई। उसे न तो खुले आसमान के नीचे सोने की आदत थी, न ही साधारण भोजन खाने की। लेकिन सूरज ने उसे धैर्य से सब सिखाया, कैसे जंगल में रास्ता ढूंढा जाता है, कैसे पानी इकट्ठा किया जाता है और कैसे बिना किसी महल की सुविधा के भी खुश रहा जा सकता है। धीरे धीरे दिव्यांगी ने इस जीवन को अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन जब वे दोनों जंगल के पास एक छोटे से गांव में पहुंचे, तो सूरज ने देखा कि वहां के लोग डर के साए में जी रहे थे। पूछने पर पता चला कि राज्य में एक नया खतरा मंडरा रहा था। एक दुष्ट सेनापति जो महल में सूरज के जाने के बाद सत्ता पर कब्जा करना चाहता था। राजा अर्जुन सिंह के शासन को चुनौती दी जा रही थी और राज्य एक बार फिर संकट में था। यह सुनकर सूरज के मन में उथल-पुथल मच गई। क्या वह सच में राज्य को उसके हाल पर छोड़ सकता था? क्या वह अपनी जिम्मेदारी से भाग सकता था? दिव्यांगी ने उसकी आंखों में यह सवाल पढ़ लिया। सूरज, तुमने राजा बनने से इनकार कर दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने लोगों को संकट में छोड़ दो, दिव्यांगी ने कहा। अगर तुम इस गद्दी के लिए नहीं, तो कम से कम अपने पिता और उन निर्दोष लोगों के लिए वापस जाओ, जिनकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। सूरज कुछ देर चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, शायद मैं सिंहासन के लिए नहीं बना, लेकिन यह धरती मेरी है, ये लोग मेरे हैं, और अगर कोई इन्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो मैं लड़ूंगा। अब सूरज और दिव्यांगी एक बार फिर एक नई लड़ाई के लिए तैयार थे। लेकिन इस बार यह सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि न्याय और अपने लोगों की रक्षा के लिए थी। क्या सूरज एक बार फिर महल लौटेगा? क्या वह बिना राजा बने भी अपने राज्य को बचा सकेगा? या यह लड़ाई उसके लिए किसी और बड़े सच का दरवाजा खोल देगी? क्योंकि कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस शुरुआत थी। सूरज ने फैसला कर लिया था, वह राज्य को उसके हाल पर नहीं छोड़ सकता था। दिव्यांगी के साथ उसने तुरंत यात्रा शुरू की, लेकिन सीधा महल जाने के बजाय वे पहले उन गुप्त ठिकानों पर पहुंचे, जहां अब भी उसके पिता अर्जुन सिंह के पुराने वफादार सैनिक छिपे हुए थे। वहां पहुंचकर सूरज को पता चला कि राज्य में अराजकता फैल चुकी थी। वर्तमान राजा अर्जुन सिंह को कई मंत्रियों ने धोखा दे दिया था और दुष्ट सेनापति विक्रम ने सत्ता हथियाने के लिए महल पर हमला करने की योजना बना ली थी। वह धीरे धीरे अपनी सेना बढ़ा रहा था और कुछ ही दिनों में महल पर अंतिम वार करने वाला था। सूरज जानता था कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया,
तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके पास कोई विशाल सेना नहीं थी, न ही महल में उसके कोई समर्थक बचे थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अर्जुन सिंह के पुराने सैनिकों को इकट्ठा किया और कहा, हमारी संख्या भले ही कम हो, लेकिन हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, और जब लड़ाई सत्य बनाम अन्याय की हो तो जीत हमेशा सत्य की ही होती है। दिव्यांगी ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया। उसने अपने पुराने राजसी संपर्कों का उपयोग करके कुछ वफादार मंत्रियों को गुप्त रूप से अपने पक्ष में कर लिया, जो अभी भी अर्जुन सिंह के प्रति निष्ठावान थे। योजना बन चुकी थी। सूरज और उसकी छोटी सी सेना ने महल की ओर कूच किया, लेकिन जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, उन्हें एक भयानक सच्चाई का पता चला। दुष्ट सेनापति विक्रम पहले ही हमला कर चुका था। महल जल रहा था। सैनिकों की लाशें चारों ओर बिखरी थीं। अर्जुन सिंह घायल अवस्था में अपने सिंहासन कक्ष में थे, और विक्रम क्रूरता से हंसते हुए सिंहासन की ओर बढ़ रहा था। सूरज को एक पल भी सोचने की जरूरत नहीं थी। वह अपने घोड़े से कूदा और सीधे युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। उसकी तलवार बिजली की तरह चली। वह अकेला ही विक्रम की सेना पर टूट पड़ा। उसके सैनिक भी पूरी ताकत से लड़े। लड़ाई भयंकर थी। खून से महल का फर्श लाल हो चुका था, लेकिन सूरज किसी तूफान की तरह विक्रम के हर वार को काटता चला गया। अंततः वह विक्रम के सामने खड़ा हुआ। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ। तलवारें टकराईं, आग की चिंगारियां उड़ीं। विक्रम शक्तिशाली था, लेकिन सूरज के पास कुछ और था, सत्य और न्याय की ताकत। एक आखिरी वार में सूरज ने विक्रम की तलवार तोड़ दी और उसे धरती पर गिरा दिया। पूरी सेना स्तब्ध थी। सूरज ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखी और कहा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ विक्रम। अब तुम्हारे लिए सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो अपने अपराधों को स्वीकार करो, या इस तलवार की धार पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। विक्रम कांप उठा। उसने समर्पण कर दिया। राज्य बच चुका था। महल के लोग बाहर निकलकर जय जयकार करने लगे। अर्जुन सिंह ने सूरज को गले से लगा लिया और गर्व से कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि राजा होने के लिए सिर्फ सिंहासन नहीं, बल्कि साहस और सच्चाई की जरूरत होती है। लेकिन सूरज मुस्कुराया और धीरे से कहा, राजा वही बनेगा जो इस सिंहासन का सही उत्तराधिकारी हो। मुझे सत्ता की लालसा नहीं, मुझे सिर्फ अपने लोगों की सुरक्षा की चिंता थी। और अब जब सब सुरक्षित है, तो मेरा काम पूरा हो चुका है। पूरे राज्य में सूरज की बहादुरी के किस्से फैल गए, लेकिन उसने सत्ता को अपनाने से इनकार कर दिया। वह और दिव्यांगी फिर से जंगल की ओर लौट गए, जहां कोई राजनीति नहीं थी, कोई छल नहीं था, सिर्फ आजादी थी। लेकिन इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। लोग अब भी कहते थे, वह राजा जिसने गद्दी के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। और यही एक सच्चे शासक की पहचान होती है। सूरज और दिव्यांगी ने महल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वे फिर से जंगल की ओर लौट आए, जहां सूरज का दिल वास्तव में बसता था। लेकिन इस बार परिस्थितियां पहले जैसी नहीं थीं। अब वह सिर्फ एक साधारण ग्वाला नहीं था, बल्कि पूरे राज्य का एक नायक था, जिसकी कहानियां गांव-गांव में गूंज रही थीं। जंगल के रास्तों से गुजरते हुए सूरज ने महसूस किया कि उसका जीवन भले ही बदल गया था, लेकिन उसका हृदय अब भी वही था, स्वतंत्र, निडर और सादा। दिव्यांगी, जिसने कभी महल की शानो शौकत में अपनी जिंदगी बिताई थी, अब बिना किसी शिकायत के मिट्टी की गंध को महसूस कर रही थी, नदी के ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझा रही थी, और खुले आसमान के नीचे सोने की आदी हो चुकी थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। एक दिन जब वे दोनों एक शांत झील के किनारे बैठे थे, दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। सूरज सतर्क हुआ और तलवार संभाली। लेकिन जब उसने देखा कि आने वाले लोग महल के सैनिक नहीं थे, बल्कि गांव के साधारण लोग थे, तो उसने तलवार नीचे कर दी। गांव वालों ने आते ही सूरज के सामने घुटनों पर सिर झुका दिया। उनके चेहरे पर सम्मान और याचना दोनों थे। हमारी रक्षा करो सूरज बाबा, एक वृद्ध किसान रो पड़ा। राजा अर्जुन सिंह अब बूढ़े हो चुके हैं।
राज्य में एक बार फिर लालची लोग सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें फिर से कोई बचाने वाला नहीं है। सूरज और दिव्यांगी ने एक दूसरे की ओर देखा। वे इस जीवन को चुन चुके थे, एक साधारण, शांति से भरा जीवन। लेकिन क्या वे सच में राज्य को उसके हाल पर छोड़ सकते थे? अगर हम फिर से वापस गए, तो यह संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा, दिव्यांगी ने धीरे से कहा। सूरज ने गहरी सांस ली। उसने गांव वालों की आंखों में डर देखा और फिर उसे अपना पुराना जीवन याद आ गया। वह समय जब वह खुद भी महल की साजिशों से अनजान था, जब वह सिर्फ अपनी गायों के साथ जंगल में स्वतंत्र घूमता था। मैं कभी राजा नहीं बनना चाहता था, सूरज ने धीरे से कहा। लेकिन अगर मेरा न होना लोगों को डर और अन्याय में डालता है, तो शायद मुझे खुद को फिर से ढूंढना होगा। कुछ देर तक शांति रही। फिर सूरज ने अपनी तलवार उठाई, दिव्यांगी की ओर देखा और मुस्कुराया। हम एक आखिरी बार महल चलेंगे। लेकिन यह सच में आखिरी बार था, या यह सिर्फ एक नई लड़ाई की शुरुआत थी? क्योंकि कभी-कभी किस्मत हमें वहीं वापस ले जाती है, जहां से हमने भागने की कोशिश की थी। सूरज और दिव्यांगी ने गांव वालों की बात सुनी, लेकिन इस बार उन्होंने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया। वे जानते थे कि अगर वे वापस महल जाते, तो एक बार फिर वही राजनीति, वही साजिशें और वही संघर्ष उनका इंतजार कर रहे होते। लेकिन क्या वे सच में सब कुछ छोड़ सकते थे, जब लोग उनकी ओर उम्मीद की नजरों से देख रहे थे? रात भर सूरज झील के किनारे बैठा रहा। उसकी आंखों में अतीत की परछाइयां तैर रही थीं। कैसे वह एक साधारण ग्वाला था, कैसे उसे पता चला कि वह असल में एक उत्तराधिकारी है, कैसे उसने अपनी पहचान को ठुकराया और फिर भी राज्य के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन उसने यह भी देखा कि हर बार जब उसने सत्ता को ठुकराया, तो संकट उसके पीछे पीछे चला आया। सुबह होते ही सूरज ने एक फैसला कर लिया। अगर राज्य को मेरी जरूरत है, तो मैं वापस जाऊंगा। लेकिन इस बार मैं राजा बनने के लिए नहीं जाऊंगा। मैं यह तय करने जाऊंगा कि राज्य को असली नेतृत्व कैसे मिले, ताकि हर बार कोई सूरज इसकी रक्षा करने के लिए मजबूर न हो। दिव्यांगी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। उसे पता था कि सूरज की नियति सिर्फ जंगल में जीवन बिताने तक सीमित नहीं थी। दोनों ने गांव वालों के साथ महल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें पता चला कि अर्जुन सिंह को एक बार फिर सत्ता से हटाने की साजिशें हो रही थीं। कई मंत्री और सेनानायक मिलकर नया उत्तराधिकारी घोषित करना चाहते थे, लेकिन यह उत्तराधिकारी वही था जिसे सूरज ने पहले ही पराजित किया था, दुष्ट सेनापति विक्रम। क्या विक्रम को बंदी नहीं बनाया गया था? सूरज ने हैरानी से पूछा। था, लेकिन कुछ विश्वासघाती दरबारियों ने उसे मुक्त कर दिया, एक गांव वाले ने बताया। अब वह खुद को राज्य का असली उत्तराधिकारी बताकर सिंहासन पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। यह सुनकर सूरज के मन में गहरी शंका जागी। क्या यह सच में सिर्फ सत्ता की लड़ाई थी, या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छिपा था? महल पहुंचने पर सूरज को कुछ अजीब महसूस हुआ। वहां की फिजा बदली बदली सी थी। बहुत से सैनिक लापता थे, दरबार में सन्नाटा था और अर्जुन सिंह की कोई खबर नहीं थी। जैसे ही सूरज और दिव्यांगी दरबार में पहुंचे, वहां पहले से ही विक्रम मौजूद था, सिंहासन के ठीक सामने खड़ा, गर्व से मुस्कुराता हुआ। तो आखिर तुम लौट ही आए, विक्रम ने व्यंग्य किया। मैं जानता था कि तुम सत्ता से दूर नहीं रह सकते। सूरज ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, मैं सत्ता के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश करने आया हूं। विक्रम हंसा, लेकिन तभी दरबार की छत पर छिपे धनुर्धारियों ने अपनी कमान सूरज की ओर तान दी। यह एक जाल था। सूरज और दिव्यांगी को राज्य में वापस बुलाने की पूरी योजना विक्रम की थी। वह चाहता था कि सूरज वापस आए, ताकि उसे वहीं खत्म किया जा सके। लेकिन सूरज अब पहले जैसा मासूम ग्वाला नहीं था। उसने बिजली की तेजी से अपनी तलवार निकाली और पहले ही वार में सबसे नजदीकी धनुर्धारी को बेअसर कर दिया। दिव्यांगी ने भी अपनी छोटी खंजर से एक हमलावर को रोक लिया। दरबार में अफरा तफरी मच गई। हम इस बार तुम्हें बचने नहीं देंगे सूरज, विक्रम ने गरजते हुए कहा और अपनी तलवार खींच ली।
लेकिन सूरज को अब एहसास हो गया था कि यह सिर्फ एक गद्दी की लड़ाई नहीं थी। यह सत्ता और षड्यंत्र के ऐसे चक्रव्यूह की कहानी थी जिसमें कई गहरे राज छिपे थे। अब सवाल यह था, क्या सूरज इन सारे रहस्यों से पर्दा उठा पाएगा, या यह उसकी आखिरी लड़ाई साबित होगी? क्योंकि सच जब तक पूरी तरह उजागर न हो, कहानी खत्म नहीं होती। दरबार में तलवारें टकराने की आवाज गूंज उठी। सूरज और विक्रम के बीच भयानक युद्ध छिड़ चुका था। विक्रम पूरी ताकत से वार कर रहा था, लेकिन सूरज की फुर्ती और अनुभव ने उसे हर बार मात दी। दिव्यांगी भी पीछे नहीं थी। उसने एक एक करके विक्रम के सैनिकों को निष्क्रिय कर दिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सूरज को चौंका दिया। दरबार के बड़े दरवाजे खुल गए और भीतर से अर्जुन सिंह को घसीट कर लाया गया। उनके हाथ रस्सियों से बंधे थे और उनके चेहरे पर चोटों के निशान थे। उन्हें एक अन्य गुप्त विरोधी ने बंदी बना लिया था, एक व्यक्ति जिसे देखकर सूरज की आंखें अविश्वास से फैल गईं। यह अर्जुन सिंह के सबसे करीबी मित्र और विश्वास पात्र मंत्री भानु प्रताप थे। भानु प्रताप, सूरज की आवाज गूंज उठी। तुमने मेरे पिता के साथ विश्वासघात किया। भानु प्रताप ने ठंडी हंसी हंसी। विश्वासघात नहीं, यह तो वर्षों पहले तय हो चुका था। यह राज्य मेरे अधिकार में होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया और खुद राजा बन गए। मैं सालों तक इस मौके का इंतजार कर रहा था, और अब जब तुम खुद यहाँ आ गए हो तो यह खेल खत्म हो जाएगा।